प्रिय छात्रों, आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग कक्षा 10वीं के गणित को प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर प्रारंभ किए थे वास्तविक संख्याएं, जिसका यह तीसरा क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यह क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप खुद से बना पाएं, उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करें। इससे पहले हमने पिछले क्लास में बता रखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उस चीज़ को उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा याद करते हैं। क्या था हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता था कि यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो, बात समझ में आ रहा है, a और b कोई धनात्मक दो पूर्णांक हो, तब हम लोग क्या लिख सकते थे? a = bq + r। जहाँ पे r होता था वो 0 से बड़ा होता था या बराबर भी हो सकता है, और छोटा होता था जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये होता था हमारा कंडीशन। उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी कि a और b अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो हम लोग a = bq + r लिख सकते थे, जहाँ पे ये क्या होता था, हमारा भागफल कहलाता था, कोसेंट, जिसे इंग्लिश में हम लोग कोसेंट कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे q लिखते थे, और ये रिमाइंडर कहलाता था, इसलिए हम लोग r लिखते थे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे क्या है, यही चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, और इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सम संख्याएं क्या होती हैं। आप उम्मीद है सब बच्चों को पता होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, मतलब 2 से पूरा भाग लगाने पर कट जाए, है ना। जैसे कि 8 को अगर आप 2 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में 8 पूरा कट गया, मतलब ये जो 8 है वो क्या है, एक सम संख्या है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 9 का, तो 9 को जैसे ही हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। अब देखिए, चलिए 2 से लगाएंगे, 4 बार में शेषफल 1 आ गया, मतलब पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गया, विषम संख्या, ये संख्या क्या हो गया, सम संख्या। अब सम संख्या का एक गुण और भी होता है। क्या गुण होता है कि आप किसी भी संख्या को 2 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, 2 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 एक क्या है, एक सम संख्या, अभी हमने देखा, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 4। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लिया जाए 16 क्या है, एक सम संख्या है ना, सम धनात्मक पूर्णांक है, तो आप इसे भी क्या लिख सकते हैं, 2 × 8, है ना। अब कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं 42, यह भी क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 21। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, उस चीज़ को, धनात्मक सम पूर्णांक हो, उस चीज़ को आप 2 × समथिंग के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि मान लेते हैं कि अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो हम इस चीज़ को कैसा लिख पाएंगे, 2 × q, जहाँ पे q क्या होगा, q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, q 0 भी हो सकता है ना। तो q क्या हो सकता है, 0 1 2 3 पर कुछ भी हो सकता है। अभी हमने देखा कि 2 के साथ कुछ लिख रहे थे, सम संख्या बना रहा था, 2 के साथ कुछ लिख रहे थे, सम संख्या बन रहा था, 2 के साथ कुछ लिख रहे थे, सम संख्या बन रहा था। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि अगर a कोई धनात्मक और सम पूर्णांक है तो उसे हम लोग 2q के रूप में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग सिद्ध करेंगे। अच्छा, किसी भी सम संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए, किसी भी सम संख्या में यदि 1 ऐड कर दिया जाए तो वह संख्या क्या बन जाती है, विषम संख्या है। कैसे? देखिए, जैसे 4 क्या है, एक सम संख्या है, और अगर 4 में हम 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। क्योंकि आपको पता है जैसे 4 में 1 ऐड किया तो हो गया 5, और अब अगर भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 1 शेषफल आ गया, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। समझ में आ रहा है? तो आप बच्चों आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इस 2 को हम लोग क्या इस 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 2q लिख सकते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि आप q के जैसे ही जगह पे 2 देंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो इसकी 4 को आप 2q लिख सकते हैं, और इस +1 को 1। मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा कि यदि 2q के रूप में रहे तो वो सम संख्या दिखाता है, और 2q + 1 के रूप में रहे तो वह विषम संख्या दिखाता है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के ऊपर ही काम करता है। हमने यहाँ देखा कि a और b यदि धनात्मक पूर्णांक है तभी ऐसा हो पाता है ना। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, मान लीजिए नहीं, माना कि,
है ना, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं एज अ स्टूडेंट बना रहे हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आप बताइए क्या एक धनात्मक पूर्णांक ले लेने से ये हम प्रमेयिका लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। इस प्रमेयिका को लगाने के लिए आपको दो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, एक ये चाहिए और दूसरा ये। तो हमने ए तो ले लिया कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब बी भी क्या हमें एक धनात्मक पूर्णांक लेना होगा। तो हम क्या कर देते हैं, बी की जगह पे एक नया हम पूरा जो पता है, जैसे कि दो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक ही तो है ना। तो हम बी की जगह क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तथा b इज इक्वल टू 2 लेते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पे हमने इस प्रमेयिका को अप्लाई करने के लिए, प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तब क्या होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी Q और R के लिए A इज इक्वल टू 2Q प्लस R प्राप्त होगा। देखिए अब ये कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा कैसे लिखते थे आप सभी को पता है, कैसे होता था, a को हम b से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कोई कोसेंट आता था और कुछ रिमाइंडर आता था, मतलब कुछ भागफल कुछ शेषफल आता था। तो हम लोग जैसे ही वो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल वाला रूल अप्लाई करते थे, तो यहाँ क्या आता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही चीज़ तो आता था। तो वही चीज़ हमने लिखा, यहाँ पे हमें डिवाइड क्या करना था, देखिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना था, a हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है और हमने b से डिवाइड करना होता था। हम b की जगह पे यहाँ क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। देखिए तो बात को समझिए कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी q और r के लिए हमें ऐसा प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त होगा, देखिए तो आपको पता है कि 2 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो कुछ तो भागफल आएगा। अगर यहाँ पे a हम a की जगह पे 2 ले लें या 4 ले लें तो कुछ तो भागफल आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं जो भागफल आएगा वो है q। अब जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, मान लेते हैं r। समझ में आ रहा बात यहाँ पे, तो हम कुछ ऐसा ले लिए। तो अब देखिए ये फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो आप यहाँ से a इज इक्वल टू 2q प्लस r आसानी से लिख पाते हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा था कि जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये होता था। अगर हम 5 से डिवाइड करते थे तो शेषफल क्या होता था, 0, 1, 2, 3, 4 होता था। इसी में से कोई एक शेषफल होता है। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता 2। बात समझ में आ रहा है। तो अच्छा, और आपको एक और बात पता होना चाहिए कि Q क्या होता है। Q जो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस करी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये a इज इक्वल टू 2q प्लस प्राप्त होगा किसी तब r इज इक्वल टू 0 या r इज इक्वल टू 1 के लिए। r इक्वल टू 0 या r इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब जब आप बताइए a इज इक्वल टू 2q प्लस r है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए शेषफल अगर शून्य आता है और यहाँ पे हम शेषफल शून्य प्राप्त यहाँ शून्य लिखते हैं, तो क्या होगा, तब a इज इक्वल टू 2q प्लस शून्य। आपको पता है r इक्वल टू 2 चीज़ आ सकता था, या तो शून्य आता या तो 1 आता। तो हमने जब शून्य लिया तो a इक्वल टू क्या आएगा, 2q आएगा। क्लियर है बात। चलिए तो a इक्वल टू 2q प्लस 0, तो आप a इक्वल टू 2q प्लस 0 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, सिर्फ 2q। क्लियर। या यही चीज़ क्या आ सकता है, a इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 2q प्लस 1, यही तो आ सकता है। जब r इक्वल टू 1 होगा तब 2q प्लस 1 होगा, क्योंकि हम r की जगह पे 1 रख रहे हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक, क्लियर हो रहा है।
देखिए इसके बाद हमें पता है हमें ज्ञात है a इज इक्वल टू 2q जो होता है यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। यह हमें ज्ञात है कि a इज इक्वल टू 2q यह एक धनात्मक समपूर्णांक है, इसलिए a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। समझ में आया? तो अतः आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कैसे लिख दिया कि हमें ज्ञात है a इज इक्वल टू 2q यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। तो बच्चों अभी हमने बताया आपको कि अगर 2 के साथ किसी भी q का मल्टीप्लाई करें, q क्या हो सकता है, q 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब 2 के साथ अगर आप 0 गुना करते हैं तो क्या आता है 0, और 0 क्या होती है सभी से विभाज्य होता है। तो आप अगर 0 लिखते हैं 2 के q की जगह पर 0 तो 0 आएगा, और 0 2 से विभाज्य है मतलब सम संख्या है। अगर 1 लिखते हैं तो 2 1 जा 2 वो भी 2 से विभाज्य है, 2 लिखते हैं तो 2 दूना 4 वो भी विभाज्य है। मतलब यहाँ पे जो 2q है वो क्या है 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि हमें ज्ञात है इक्वल टू 2q जो है 2 से विभाज्य है। अर्थ ये होता है यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। और अगर समपूर्णांक में एक ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग एक प्रश्न और करते हैं जो सेम इसी प्रकार से है, ताकि आप सभी के मन में जो भी डाउट अभी अगर बची हो तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। चलिए आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है, एकदम सेम इसी प्रकार से यह भी प्रश्न है, लेकिन इसमें चेंजिंग कहाँ किया गया है। देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4q प्लस 1 का बात हो रहा है। 4q प्लस 1 हमने एक चीज़ पढ़ा था ना कि a इज इक्वल टू bq प्लस 1 सॉरी bq प्लस r, हमने ये चीज़ पढ़ा था। इस चीज़ से आप कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि हमको किस चीज़ से किसको डिवाइड करना पड़ रहा था। क्या अंदाज़ा लगा रहे थे कि यहाँ पे a को b से डिवाइड करना पड़ रहा था। मतलब एक पूर्णांक a होता है, दूसरा क्या होता था b होता था। मतलब इस q के साथ जो रहता था उसी से भाग लगाना होता था। तो आप समझ पा रहे हैं कि अभी हमने एक चीज़ दिखाया, 2q को क्या दिखाया, धनात्मक समपूर्णांक, 2q प्लस 1 को क्या दिखाया, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे हमने जो जिससे भाग लगाते थे वह पूर्णांक को हम b इज इक्वल टू 2 ले रहे थे। यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4 लेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब कि a कोई अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो वो जो होगा हमेशा या तो 4q प्लस 1 का रूप का होगा या क्या होगा 4q प्लस 3 के रूप का होगा, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है। तो आपको एक चीज़ फिर से हम याद दिला दें कि अगर a और b कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू bq प्लस r लिख सकते हैं। कब ऐसा लिखते हैं, जब हम लोग b को a से डिवाइड करते हैं तब ऐसा लिखते हैं। अगर यही चीज़ a को b से डिवाइड कर दे, सॉरी यहाँ हम उल्टा बोल दिए, अगर a को b से डिवाइड करें तब हम लोग ऐसा लिखते हैं। अगर यही चीज़ हम ऐसा लिखेंगे b को a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या लिखना होगा, b इज इक्वल टू aq प्लस r। कुछ बच्चों के मन में डाउट होता होगा कि सर आप बार बार ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों नहीं। तो बच्चों लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम क्या बताना चाह रहे थे कि अगर a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। बात समझना है कि a और b क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या ऐसा कभी भी यूक्लिड विभाजन में कहा गया है कि a धनात्मक सम होगा या धनात्मक विषम होगा, नहीं कहा गया है। मतलब a धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और a विषम धनात्मक विषम मतलब समपूर्णांक भी हो सकता है और धनात्मक विषम पूर्णांक भी हो सकता है। समझ में आ रहा। मेरा कहने का मतलब ये है जैसे कि 2 और 8, एक पूर्णांक ले लिए 2, दूसरा ले लिए 8, इस पर भी अप्लाई करता है। आप चाहे तो दूसरा इस तरीके से ले लीजिए 3
और 11। देखिए ये सम था और ये विषम था, तो दोनों पे हमारा विभाजन एल्गोरिथम काम करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमें a और b दो धनात्मक पूर्णांक मानना होता था, तो हम पहले वाले को क्या मान लेंगे कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। बात को समझिए, पहले वाले को हम धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे और b इज इक्वल टू 4 लेंगे, और उसके बाद हम प्रमेय को अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक a है वह हमेशा 4q+1 या 4q+3 के ही रूप का होता है। समझ आ रहा है बात? चलिए हम इस प्रश्न को हल करने की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लिखेंगे हम लोग, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 4, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा हमारे पास, उम्मीद है बच्चों कि ये चीज़ मैं जो लिख रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। जहाँ r इज इक्वल टू 0 या r इज इक्वल टू 1 या r इज इक्वल टू 2 या r इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो देखिए r इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या r इक्वल टू 1 हो सकता है, या r इक्वल टू 2 या r इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि जब हम लोग 4 से विभाजित करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, जब हम लोग 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 0, 1, 2 या 3 होता है। वही चीज़ हमने लिखा कि a इक्वल टू 4q+r, जहाँ r इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देखिए, अभी तक हमने किया है ये कि हमने a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिया, मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक ही है, भले विषम हो चाहे सम हो, है तो धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, और b इक्वल टू हमने 4 लिया, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक हमने लिया है। और क्या करेंगे, अब हम लोग एल्गोरिथम लगाएंगे, है ना, सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। जैसे ही हम लोग प्रमेयिका लगाते हैं तो आपको पता है कि a को जैसे हम 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा शेषफल, सॉरी कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। तो आप प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4q+r, जहाँ पे r क्या संभावनाएं क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, बस इतना ही संभावनाएं हैं। तो अब बच्चों ये बताइए कि ये 4 संभावनाएं हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जब अगर r इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a इज इक्वल टू 4q या a इज इक्वल टू 4q+1 या a इज इक्वल टू 4q+2 या a इज इक्वल टू 4q+3 होगा। कैसे होगा, देखिए जब r इक्वल टू 0 मतलब शेषफल 0 आएगा, जैसे यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 4q+0 मतलब 4q+0 मतलब कुछ नहीं, तो 4q का 4q ही रह जाएगा। जब r इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 4q, r के जगह 1 पुट करेंगे तो 4q+1। अब r इक्वल टू 2 जैसे ही होगा तो a इक्वल टू 4q+2, समझ में आ रहा है। फिर जैसे 3 पुट करेंगे तो 4q+3। तो उम्मीद है बच्चों कि ये समझ में आया होगा कि a को हम ऐसा कितने भागों में ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा आप एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम पहले ही कह दें कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, अभी अभी हमने एक प्रश्न किया कि अगर ये धनात्मक सम पूर्णांक होगा तो इस चीज़ को हम कैसा लिख पाएंगे, 2q के रूप के। क्यों 2q के रूप में लिख पाते हैं, क्योंकि 2 से अगर किसी भी पूर्णांक को गुना किया जाए, मतलब किसी भी 1 या 2, 3, 4 किसी को भी गुना किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक सम ही आता है। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम ऐसा कह दें 2 × 2q, देखिए 2 × 2q, इसका मतलब क्या होता है, यह भी एक सम संख्या को ही तो दिखाता है। देखिए कैसे, देखिए 2q क्या दिखा रहा है, एक सम संख्या को, सम धनात्मक पूर्णांक को। अगर ये एक धनात्मक सम पूर्णांक है, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रिजल्ट आना है, फिर से सम संख्या ही आएगा, है ना। बात समझ में आ रहा होगा। अगर यही चीज़ को हम अच्छे से लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4q लिख सकते हैं क्या।
तो मतलब 2q भी धनात्मक समपूर्णांक को दिखा रहा था, 4q भी धनात्मक समपूर्णांक को दिखा रहा है। और अगर इस धनात्मक समपूर्णांक में हम 1 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 जोड़ेंगे तो ऐसा समझ सकते हैं कि खुदरा हो जाएगा, नहीं समझे? ऐसा साधारण भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे खुचरा हो गया तो क्या हो गया, अब 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, पहले कट रहा था, अब 1 खुचरा हो गया तो नहीं कटेगा, क्या होगा? तो ये अब धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आया? अगर यही चीज़ हम 2 जोड़ दें तो अब ये खुदरा होगा क्या? नहीं, ये कट रहा था, इसमें 2 जोड़ दिए तो एक बार और एक्स्ट्रा कटेगा, मतलब 2 जोड़ने से ये पूरा पूरा अभी भी कट जाएगा, अभी भी ये सम संख्या ही रहेगा। लेकिन अगर हम 3 जोड़ दें तब समझिए, पहले ये धनात्मक समपूर्णांक था, सम संख्या था, 3 जोड़ दिए तो क्या होगा? यहाँ पे भी एक खुदरा बच जाएगा। समझ में आ रहा कैसे? जैसे आप एग्जांपल्स देखिए, 8 आपके पास है, इसमें अगर आप 2 जोड़ते हैं तो 8 दूना 10 पूरा पूरा कटेगा। लेकिन अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 11, 1 बच जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो चलिए, समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे बच्चों समझिए, ए को हमने क्या मान रखा था? ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 4q। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि हमने ए को क्या माना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो क्या ये विषम पूर्णांक दिखा रहा? नहीं। क्या ये विषम पूर्णांक दिखा रहा है? बिल्कुल। कैसे? तो ए इज इक्वल टू 4q तो सम है और 1 जोड़ दिया तो ये विषम दिखा रहा है। क्या ये विषम दिखा रहा? नहीं, ये विषम दिखा रहा। 4q + 3 ये विषम दिखा रहा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? अतः ए इज इक्वल टू 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः चूंकि, या चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। 4q + 3 के रूप का होगा, जहाँ q क्या है आप सभी को पता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा कि हमने ये चीज़ लिखा कि जहाँ q एक पूर्णांक है। q पूर्णांक क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम लोग विभाजन करते हैं, भाग लगाते हैं, तो यहाँ जो रिजल्ट आता है वह एक पूर्णांक ही होता है। तो q भी तो वही है, भाग लगाने के बाद जो होता था वही तो q है। q क्या है? भागफल है, तो भागफल क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा और इसी प्रकार का प्रश्न अभी आपके बुक में है। आप उन चीज़ों को ट्राई करेंगे तो उम्मीद है आप कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, धन्यवाद।